आज तो डिप्टी सीएम बन के रह गए, डिप्टी प्रेसिडेंट बन के। वाइस प्रेसिडेंट को डिप्टी प्रेसिडेंट कह देंगे तो कोई अदरवाइज नहीं लेगा। क्या इसी दिन के लिए अरविंद शर्मा आए थे? लोग बड़ी सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत किरकिरी हो रही है। तो किरकिरी ये अरविंद शर्मा की है या मोदी की है? दीपक जी, क्या लगता है आपको? देखिए संजय भाई, मामला कॉम्प्लेक्स है और मामला अभी सुलझा नहीं है, द्वंद्व जारी है, विवाद बढ़ते जाएंगे, इस तरह के संकेत हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। अगर हम चीजों को रिकैप करें तो आगे प्रोग्राम में भी अच्छा लगेगा और जो दर्शक जुड़े उनको भी अच्छा लगेगा, और फिर शरद भाई की जब टिप्पणियां आएंगी गुगली की तरह तो और मजा आएगा उसको सुनने में। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें कि आखिर ए.के. शर्मा की जरूरत क्यों पड़ी। वो कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नहीं है, पहले यहां हम ये तय कर लें। उनको रिटायर करवाया गया, उनसे वीआरएस लिया गया, उनकी सेवा बची थी, उनको वापस पीएमओ में जाना था। वो अगले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और इतना बड़ा अगर डिसीजन लिया जा रहा है, एक 20 साल का पुराना परिचित वफादार भरोसेमंद मुख्यमंत्री से रहकर मोदी जी का सफर उसने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय तक किया, उसको यूं ही नहीं भेजा गया। दरअसल पिछले साल जो बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने एक सर्वे कराया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक सर्वे कराया, कई तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी, कई तरह की शिकायतें थी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थे, और उस सर्वे में जो इंटरनल सर्वे था पीएमओ का, पार्टी का, उसमें यह आया कि भाई उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की अव्यवस्था है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय के बाकी के अधिकारियों से नहीं नाते रिश्ते ठीक हैं, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको पूरा होना चाहिए था वो डेडलाइन से कोसों दूर थे, या यूं कहें तो कोसों मील दूर थे। और ये जब ये डिस्कशन हुई अमित शाह के बीच में, नड्डा साहब के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में, एक रास्ता ढूंढा गया मोदी जी ने कि भाई कहीं ना कहीं साल 1.5 साल बचे हैं चुनाव के, एक बहुत बड़ा स्टेट है, एक निर्णायक प्रदेश है जो जहां सेमीफाइनल खेला जाना है 2022 में। उनको लगा कि चीजों को क्यों ना स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्यों ना उत्तर प्रदेश के हालात को बेहतर किया जाए, बेटर किया जाए, एग्जीक्यूशन को स्पीड अप किया जाए, एक्सपर्टाइट किया जाए प्रोजेक्ट्स को। और इसलिए एक बड़ा फैसला मोदी जी खुद, जिसे कहते हैं ना कैप्टन्स नॉक खेलना, कप्तान की पारी खेलना, कि मैं ही आता हूं, मैं ही अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को भेजता हूं। और तब ए.के. शर्मा से उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करिए, रिजाइन करके आप उत्तर प्रदेश जाइए। और रणनीति यही थी जो शरद भाई को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पूरे प्रदेश में जो राजनीति की पैठ रखते हैं उनको पता है कि इनको कैबिनेट में लाया जाता और ये सरकार चलाते, यानी मुख्यमंत्री सचिवालय का मतलब होता ए.के. शर्मा। जैसे गुजरात में के कैलाशनाथन वो सरकार चलाते हैं, ऐसे यहाँ ए.के. शर्मा चलाते, और उसको मोदी जी मॉनिटर करते, और इससे पार्टी का भला होता, योगी जी का भला होता, बीजेपी का भला होता, लोगों का भला होता, प्रोजेक्ट्स का भला होता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मोदी जी असर्ट नहीं कर पाए शुरू में जनवरी में, या बंगाल के चुनाव आ गए, या फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कुछ इस तरह की परिस्थितियां बदली कि ए.के. शर्मा को स्थापित नहीं किया जा सका, और उसका खुलकर, पहले दबी जुबान से फिर खुलकर योगी जी ने विरोध किया। तो प्रोजेक्ट संजय भाई अधूरा है, ये अभी चलेगा, पूरा नहीं हुआ। ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। जैसे फ्लाइट होती ना, आप गए होंगे शरद भाई तो लंदन में जाके पड़े हैं, तो ये लंदन सीधे ना जाके दुबई में रुक गए, फिर इन्होंने दूसरा जहाज पकड़ा, तो उसे कहते हैं ट्रांजिट। तो अभी ए.के. शर्मा ट्रांजिट में है साहब। असली उनको जो है अभी उड़ान पकड़नी है, और वो उड़ान 5 कालीदास मार्ग पे ही लैंड होगी, वो पंचम तल पे ही विमान उतरेगा। तो अभी आप समझ सकते हैं कि ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, और खुद शरद भाई इस पे ज्यादा ज्ञान देंगे, अरविंद भाई ज्यादा ज्ञान देंगे। उन्हीं से पूछे थे शरद भाई, दीपक भाई तो फिर धमाका। मैं सिर्फ संजय भाई इतना कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, फिल्म अभी बाकी है। क्या आकलन दीपक भाई, क्या क्या जबरदस्त आकलन है।
मतलब मतलब इस पे आपका कमेंट क्या, इतनी मैं लंबी कहूँगा सोच कि होगी? अभी शेख भाई जो हैं वो युवा स्पिन बॉलर हैं और अच्छी स्पिन फेंकते हैं, और इन्होंने जो भी बातें करी हैं, मुझे लगता है कि अगर संघ के लोग, संगठन के लोग, सरकार के लोग इनको सुन रहे होंगे तो कम से कम एक आदेश हो जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कि अगर अभिषेक जी ट्विटर पे हैं तो ट्रोल सेना इनके पीछे लगा दी जाए। तो मुझे लगता है कई बातें जो इन्होंने कही वो वाकई बीजेपी के जो पर्दे के पीछे की जो चीजें हैं उस पर इन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की है। संजय भाई, एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा जो योगी जी के पक्ष में जाती है, योगी जी के एडवांटेज में जाती है, और आप माने चाहे ना माने एक ऐसा तबका है जो योगी जी की ताकत को एक नए तरीके से देख रहा है। अब इसका हश्र क्या होता है, 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम आते हैं, योगी जी सोनोवाल बनते हैं या दोबारा आते हैं, ये जो बात की बात है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, योगी जी का कद बड़ा है, घटा नहीं। और आज जैसे ए के शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया, इससे और भी जो कैबिनेट के जो लोग चिट्ठियां लिख रहे थे, जो कैबिनेट में मंत्री चिट्ठियां लिख रहे थे, उनकी चिट्ठियां बाहर आ रही थी, या कुछ मंत्रियों ने नड्डा साहब से टाइम मांगा था, उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री थे, कुछ विधायकों का जो गुट था, कुछ सुनील बंसल जैसे लोग थे जो वहां लॉबिंग कर रहे थे दिल्ली में, उनको झटका लग गया आज। ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे कि ए के शर्मा जो है पूरा मुख्यमंत्री का कार्यालय संभाल लेंगे, सीएमओ संभाल लेंगे, ये तो सरकार में आए थे संगठन में चले गए। तो योगी जी का कद बढ़ा, और वो योगी जी का कद क्यों बढ़ा है इसको हमें स्वीकार करना होगा। सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आप देखें साल 2 साल 3 साल की राजनीति देखें, कि मोदी जी ने जो भी फैसला लिया, अगर उनके दस्तखत से कोई आदेश हो गए, कोई फैसला ले लिया उन्होंने लिखित या जबानी, वो इंप्लीमेंट हुआ है और शब्दशाह हुआ है, और बड़े बड़े लोग पीछे हटे हैं, मर्जी के बगैर पीछे हटे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अरुण जेटली जी का, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरुण जेटली सबसे खास व्यक्ति थे, सबसे खास एडवाइजर थे मोदी और अमित शाह के, और आज अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जिस तरह से उनकी बेल हुई, जिस तरह से वो बाहर आए तमाम विवादों में, उसमें जेटली साहब का बहुत बड़ा रोल है, उनको उस लीगल बैटल से बाहर निकालने का। और अगर कोई आंच नहीं आई मोदी जी पे मुख्यमंत्री रहते हुए, क्या कोशिश नहीं करी चिदम्बरम ने, क्या कोशिश नहीं करी सुशील कुमार शिंदे ने, क्या कोशिश नहीं करी कांग्रेस की सरकार ने? कौन था बचाने वाला? अरुण जेटली। अरुण जेटली था संकट मोचन। और उस अरुण जेटली के यहां जब मोदी जी गुजरात से एक अधिकारी लेके आए, हंसमुख अधिया, हंसमुख अधिया बड़ा ही पसंदीदा अधिकारी था मोदी जी का, और कहा कि भाई अधिया साहब अब आप वित्त मंत्रालय संभालेंगे, तो जेटली जी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा जेटली जी को। और मैं आपको बताऊं अंदर की बात, कि जब नोटबंदी का ऐलान हुआ है तो हंसमुख अधिया रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम और पीएम, 4-5 ही लोग थे जिनको यह पता था। जेटली जी उस लूप में नहीं थे, देश के वित्त मंत्री। तो जेटली जी कभी नहीं चाहते थे कि हंसमुख अधिया वित्त मंत्रालय आए और देश की वित्त की बागडोर उनको मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी को मिले, जहां जेटली जी का कोई रोल ना हो। उन्होंने हमेशा विरोध किया भीतर ही भीतर, लेकिन कह नहीं पाए, विरोध जता नहीं पाए, सब कुछ जज्ब कर लिया उन्होंने, अपना सारा गुस्सा, क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि कैसे मोदी जी के खिलाफ बोल दें, कैसे कंप्लाई ना करें, ना करने की हिम्मत नहीं थी मोदी जी को। अब आपको मैं दूसरा मिसाल दे रहा हूं, राजनाथ सिंह का। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो राजीव महर्षि, मोदी जी के आदमी, बाद में सीएजी बने, एन वक्त पर राजीव महर्षि को देश का होम सेक्रेटरी बनाया गया। राजनाथ जी से नहीं पूछा गया। क्या दिल पे बीती होगी राजनाथ जी के, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे, मोदी जी से इतने सीनियर, ना नहीं कह पाए। अब आप नितिन गडकरी की बात कर लीजिए, नितिन गडकरी जो थे वो भी भाजपा के अध्यक्ष रहे,
मोदी जी से सीनियर हैं, कद में भी सीनियर थे, पद में भी सीनियर थे। और जब एके शर्मा को एमएसएमई का सेक्रेटरी बना के भेजा तो नितिन गडकरी जी की लॉबी ने, नितिन गडकरी जी के लोगों ने, उनके करीबियों ने विरोध किया संजय भाई कि एके शर्मा यहां पर आए हैं तो ये गडकरी के कामकाज पर निगरानी रखेंगे, गडकरी जी के काम में बाधा बनेंगे, उनके कद को कम करेंगे। लेकिन गडकरी जी ना नहीं कह पाए और एके शर्मा सेक्रेटरी बन गए एमएसएमई के, सीधे पीएमओ से आए और नितिन गडकरी के सर के ऊपर बैठ गए। सच्चाई है। लेकिन यही एके शर्मा जब मुख्यमंत्री के कार्यालय में अर्जी लेके आता है तो उसको बंगला नहीं दिया जाता, वो 5 कालिदास मार्ग में घुस नहीं पाता, वो उस रोड में जा नहीं पाता। वो कहां चला जाता है? वो मऊ चला जाता है। और मऊ जाके वो क्या कर रहे थे? जो उनकी फोटोएं आ रही थी, वो सड़कें और फ्लाईओवर पे पेंटिंग कर रहे थे, ग्रिल पे पेंट करवा रहे थे, कहीं रंग रुगाई कर रहे थे, कहीं पुताई कर रहे थे। फिर वो बनारस चले गए, बनारस में कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के बांट रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई 300 किलोमीटर लखनऊ आने की। दीपक जी मैं सिर्फ एक मिनट रोकूंगा बीच में, लेकिन ये ताकत योगी ने दिखाई है। योगी ने एक रास्ता खोल दिया है कि मोदी जी का विरोध किया जा सके। जी एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको, लेकिन एक बीच में अरविंद शर्मा ने दिल्ली जाके भी एक ताकत दिखाई। एक रेल, बड़े से बड़े सांसद अपने रेल नहीं रुकवा पाते हैं, उस आदमी ने रेल शुरू कराई मऊ में, और रेल मंत्री ने ट्वीट किया पीयूष गोयल ने कि अरविंद शर्मा जी के कहने पे कोविड काल में ये रेल शुरू की गई। अरविंद जी जानते हैं छोटे से रिजर्वेशन रोड रुकवाने के लिए रेल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं, और दिल्ली के मंत्री अरविंद शर्मा की बात पे रेल चलवा दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं। तो वो अरविंद शर्मा का दिल्ली इतना पढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने, आप सही कह रहे हो, नाम दिया उनको। मैं कह रहा हूं कि वो हरदीप पुरी को आज फोन कर दें, उपाध्यक्ष, एक सूबे के उपाध्यक्ष होकर वो हरदीप सिंह पुरी को एक फोन कर दें के शर्मा कि मऊ में आप जो है एयरपोर्ट बना दीजिए, कल से फाइल खुल जाएगी उसकी। वो अगर गडकरी जी को फोन कर दें कि यहां पर एक नया हाईवे बनना शुरू हो जाएगा। वो अगर दोबारा फोन कर दें पीयूष जी को, तो एक और ट्रेन शुरू हो जाएगी। देखिए, मोदी की सरकार तो पलक पावड़े बिछा के बैठी है के शर्मा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि पूरी ताकत झोंक दी मोदी जी ने। राधा मोहन सिंह आके लौट गए, बीएल संतोष आके लौट गए, दत्तात्रेय हौसबोले आके लौट गए, अमित शाह ने हर तरह की एक्सरसाइज कर ली, नड्डा ने हर तरह की एक्सरसाइज कर ली। मोदी जी के आदमी को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कुर्सी नहीं मिली। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्रोजेक्ट अधूरा है, नंबर 1। और नंबर 2, योगी जी का कद कहीं ना कहीं बड़ा है, उनका रुतबा बड़ा है। और हो सकता है कि भाजपा में जो लोग दबी जुबान, कुछ बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, विस्पर्स इन कॉरिडोर थे जो, उनको शायद एक आग दे दी है आने वाले समय में। और अगर कोई गलती अब हो गई, आप देखिएगा अगर 2022 हाथ से निकल गया भाजपा के, तो फिर हर बड़ा मंत्री योगी होगा। संजय भाई नोट कर लीजिए, फिर हर बड़ा मंत्री योगी होगा। आप गडकरी और राजनाथ जी के तेवर फिर संभाल आप देख नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने एक नई शुरुआत की है। उनकी जो असर्टिव पॉलिटिक्स है, जो दबदबे वाली राजनीति है, जो उनका हठ योग है, जो उनका राज योग है, जिस तरह से वो पीछे नहीं हटे। परसों उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की मीटिंग ली और गोरखनाथ मंदिर ने उसकी फोटो दी प्रेस वालों को। दैनिक जागरण में छपा, अमर उजाला में छपा, योगी जी मीटिंग ले रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी की। रणनीति तय हो रही है। कोई भाजपा का अधिकारी नहीं, कोई संघ का अधिकारी नहीं, कोई संगठन का अधिकारी नहीं, कोई सरकार का बंदा नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, योगी जी बैठे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री समानांतर व्यवस्था चला रहा है। तो योगी जी ने अपना कद बड़ा किया है। और इस पूरे प्रकरण पे जब तक एके शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जाते, तब तक ये जीत योगी जी की है और फॉलो ऑन पर मोदी सरकार है। तो मैं दीपक जी को जोड़ना चाहूंगा। दीपक जी, मुझे ये तो यकीन नहीं है कि अरविंद शर्मा से बिना पूछे ही उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन संगी संग एक हैरानी वाली बात है कि जिस आदमी का इतना कद कम किया जा रहा हो, उसको बता दिया गया हो, तो वो एक आध दिन तो डिप्रेशन में रहता है। 9 घंटे पहले अरविंद शर्मा ने ट्वीट किया है, सेवा ही संगठन की भावना से
मऊ जिले के एक और शासकीय सुग्गी चोरी पीएचसी को गोद लिया, कंसंट्रेटर दवा उपकरण भेजे, स्टाफ की व्यवस्था हुई, सुधार के अन्य कार्य हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपार जन सहयोग मिल रहा है। कोविड काम में केवल उन्होंने बीजेपी फॉर यूपी टैग 9 घंटे पहले वो एक पीएचसी को गोद ले रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री को क्रेडिट ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, उनको पता नहीं होगा 9 घंटे बाद वो उपाध्यक्ष बन जाएंगे? देखिए, अब वो उपाध्यक्ष जो बने हैं, वो उपाध्यक्ष उनको जो है वो स्वतंत्र देव सिंह ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने बना दिया। अब उसमें क्या हकीकत है मैं इस पर नहीं कहूंगा, लेकिन अभिषेक भाई ने जो कहा है उन्होंने मिर्चा जरूर डाल दी है। उन्होंने किसी, अगर अमित शाह जी कहीं सुन रहे होंगे इनकी बात या नड्डा जी सुन रहे होंगे तो समझ लीजिए क्या हालत होगी। कलेजे में जिसे कहते हैं ना सांप लौट रहे होंगे कि आपने मतलब क्या हमारे बारे में सोचा जा रहा है और हमारे बारे में पत्रकार क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्र देव ने बिना पूछे बना दिया। तो ये हालत है बेसिकली। अभिषेक जी ने कोई मतलब उन्होंने कोई काल्पनिक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये मैसेज बड़ा गलत है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो आपने जो ट्वीट किया आप बात कर रहे हैं कि हम मऊ में ये काम कर रहे हैं, हम आजमगढ़ में पुलिया बना रहे हैं, हम बनारस में जो गटर हैं जिसमें ढक्कन नहीं हम ढक्कन लगवा रहे हैं उन गटर्स के, कहीं कहीं हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर अभी भी बांट रहे हैं, लहर चली गई उसके बाद भी आप बांट रहे हैं। ये काम किस किस तरह के काम है? क्या ये आपको लगता नहीं कि कॉर्पोरेटर लेवल के काम है? ये काम एक विधायक भी नहीं करेगा आज की तारीख में। विधायक भी अपने चुनाव की तैयारी करेगा। मेरा अभी भी कहना है कि देखिए इसमें हम एक तो एके शर्मा को बीच में ना रखें। एके शर्मा का इस झगड़े से कोई मतलब नहीं है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक दूत की हैसियत से आए हैं। ही इज एन एम्बेसडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और इसीलिए आप देखिए दुनिया में देशों में जब भी होता है दूत को कुछ नहीं कहा जाता है, तो वो दूत हैं, वो इसमें मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री, एक प्रचंड बहुमत वाला प्रधानमंत्री, वो बार बार इशारा कर रहा है, वो एक व्यक्ति को वीआरएस दिला रहा है, उसको लखनऊ भेज रहा है, उसको एमएलसी बना रहा है, पूरे प्रदेश की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। उस ब्लूप्रिंट पर पार्टी के अध्यक्ष नड्डा बैठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल बैठ रहे हैं, उस पर अमित शाह गृह मंत्री बैठ रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, संघ के जो लोग हैं वो उस ब्लूप्रिंट को तैयार कर रहे हैं साथ में बैठ के, और आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। वो मुख्यमंत्री जो आपकी मेन स्ट्रीम से नहीं आया है, जो भाजपा की मुख्य धारा से नहीं निकला है, जिसके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, जो एक पैरा ट्रूपर था। ये जो स्थिति है द्वंद्व की, जहां युवा वाहिनी को अब तैयार किया जा रहा है, मैं शरद भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी कीमत में योगी जी विकल्प नहीं बन सकते। अगर अकेले चुनाव लड़ जाएं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगुलर चुनाव हो जाएगा। बाइपोलर जो चुनाव होने जा रहा है सपा और भाजपा के बीच में, वो ट्रायंगुलर चुनाव नहीं होगा। लेकिन वो नुकसान किसको करेंगे? सबसे पहले नुकसान किस करेंगे? संघ की साख का। दूसरा, हिंदुत्व की पूरी लड़ाई को डाइल्यूट करेंगे। और तीसरा, भाजपा के वोट काटेंगे। और चौथा, अरविंद जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो समन ठाकुर वोट है उसको डिवाइड करेंगे, उसमें डिवीजन पैदा करेंगे। मैं आप बताऊं, अभी हाल में एक सर्वे आया है, और सर्वे ये आया है, संघ ने कराया है सर्वे, पार्टी ने कराया है, कि अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए आज की तारीख में तो कितनी सीटें भाजपा को मिलेंगी। और वो ऐसी सीटें हैं, वो ऐसी संख्या है कि जिनको सुनकर भाजपा के होश उड़े हुए हैं, पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत के लिए दोबारा जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, देखिए भाजपा के पास विकल्प भी नहीं है। विकल्प नहीं है। क्या सुरेश खन्ना को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो सबसे वरिष्ठतम विधायक हैं 6-7 टर्म के, उनको बना दिया जाए? क्या सतीश महाना जो सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट हैं, जहां तक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात है, सदन की राजनीति की बात है, वो सेकंड मोस्ट है विधानमंडल दल में, क्या उनको बना दिया जाए? क्या उनकी पैन यूपी कोई अपील है? नहीं है। क्या जातिगत रूप में सतीश महाना कहीं फिट होते हैं? नहीं होते हैं। क्या मनोज सिन्हा को वापस लाया जाए जम्मू कश्मीर से?
अगर तब मनोज सिन्हा नहीं बने तो अब क्या बनेंगे? और मौर्य, जिनका 5 साल का राजनीतिक कैरियर रहा 2012 से लेके 2017 के बीच में, जो उप मुख्यमंत्री बन गए, यही बहुत बड़ी बात थी। क्या उनको हम मुख्यमंत्री बना दे? तो पार्टी के आगे चुनौती है। और मुझे लगता है इस घर की लड़ाई में, इस घर की कलह में मोदी जी के पास विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो आपको एक सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलती, बालाकोट हो जाता था लखनऊ में। लेकिन यहां पर विकल्प नहीं है, और ये जो विकल्प नहीं है ये योगी जी के एडवांटेज में जा रहा है, इसका लाभ योगी जी उठा रहे हैं। तो 7-8 महीने तक तो मुझे लगता है कि योगी जी ही बैटिंग करेंगे, और मझदार में घोड़े भाजपा नहीं बदलेगी, इसी तरह चलाएगी। अब ये नियति है, इस नियति से भाजपा निपट नहीं सकती। अगर विकल्प होता, हाँ, तो राजनाथ सिंह होते वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनको बना दिया जाता। लेकिन क्या राजनाथ जाना चाहेंगे नाइट वॉचमैन बन के? आप ये शरद जी से पूछिए कि क्या राजनाथ जी तैयार हैं? नाइट वॉचमैन बनेंगे इसमें 3-4 ओवर खेलने के लिए, और वो भी एक ऐसी पिच पर जो घूम रही है कोरोना की लहर के बाद। देखिए, एक चीज याद रखिए संजय भाई, एक चीज याद रखिए, कहा गया हारे को हरिनाम। अरविंद भाई बताएंगे हारे को हरिनाम का मतलब, कि जब हम हार जाते हैं तो हमें विनम्र होना चाहिए। अगर जीत पे हमें अहंकार मिले, तो जब हम हार जाएं तो हरि के शरण में जाते हैं, और हरि के शरण के जाने का मतलब हम विनम्र हो जाते हैं। यहां पर क्या है, मोदी जी बंगाल हारे, क्या विनम्र हुए? वो पंचायत चुनाव योगी जी हार गए, क्या वो विनम्र हुए? हारे दोनों हैं, मोदी बंगाल हारे हैं, योगी पंचायत चुनाव हारे हैं, लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है साहब। अभी भी अहम का टकराव जारी है, और ये पार्टी को कमजोर कर रहा है। जी संजय, ठीक बात है। दीपक भाई कुछ कह रहा है? जी दीपक भाई। नहीं, मैं एक लाइन ऐड कर रहा था। नहीं, अभिषेक जी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, और जो इनका कटाक्ष है, मुझे लगता है कि मजा आ जाता है इनकी बातें सुनकर, क्योंकि इनके एक एक सेंटेंस के 3-3 मतलब निकलते हैं। और इस प्रोग्राम को जब मैं दोबारा देखूंगा तो अभिषेक के कुछ और मायने निकलेंगे इनकी बातों के। तो बहुत गूढ़ बातें करते हैं ये। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं संजय भाई, और मैं चाहूंगा शरद भाई की भी टिप्पणी चाहूंगा, और अरविंद जी की भी हमें वन लाइनर टिप्पणी मिल जाए। देखिए, जो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा इतिहास, जो पार्टी जिसने राम मंदिर का ताला खोल दिया हो, राम मंदिर का ताला खोल दिया हो, आज वो पार्टी 5 कालिदास मार्ग का ताला नहीं खोल पा रही। सवाल है कि ये ताला कैसे खुलेगा, और कैसे नए रामलला यानी ए.के. शर्मा उसमें विराजमान किए जाएंगे, ये देखना है कि वो ताला आखिर खुलता कैसे, या पूरा चुनाव इसी में निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम 5 कालिदास मार्ग का ताला कैसे खोलें। और इस पर एक राउंड, पहले राउंड की जो बैठक हुई, जो फर्स्ट बाउट है, पहला जो राउंड है, पहला चरण, उसमें जीत तो भाई योगी जी की है। और आज जो आपने कहा कि जिस तरह से वो उपाध्यक्ष बने हैं, तो उसने पहले राउंड की जीत पर मोहर लगा दी है। तो नेक्स्ट राउंड क्या होता है, मुझे लगता है शरद भाई और अरविंद भाई इस पे कुछ बताएंगे। भाई, अब दूसरे चरण की जो कुश्ती होने वाली है, उसमें क्या होगा? दीपक जी, आखिरी कमेंट दीपक भाई। लेकिन मैं तो वही कहूंगा कि अभी भी मुद्दा जो है वो शरद भाई भी ठीक कर रहे हैं, अरविंद भाई भी ठीक कर रहे हैं, अभिषेक जी भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, हमने ये बहस क्यों करी, हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, और इतने दिन से जो पूरा सोप ओपेरा लखनऊ में चल रहा था, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, इसकी जड़ में, इसका जो मूल है क्या है? मूल यही है ना कि एक आदमी को भेजा, मैसेंजर को, एक दूत को भेजा था यहाँ स्थापित करने के लिए, उसको स्थापित नहीं कर पाए। तो कौन स्थापित नहीं कर पाया, और किसने स्थापित नहीं होने दिया? सवाल तो जो थे वो आज भी हैं। और अगर आप, मैं तो कहूंगा कि अगर आप रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अगर राष्ट्रपति की जगह भी ए.के. शर्मा को बैठा दीजिए, आप अमित शाह की जगह गृह मंत्री बना दीजिए, आप उनको राजनाथ जी की जगह रक्षा मंत्री बना दीजिए, तो भी सवाल वही रहेगा कि ए.के. शर्मा स्थापित नहीं हो पाए, स्थापित नहीं हो पाए। तो मूल प्रश्न वही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सवाल 10 दिन पहले था, वो सवाल आज